हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतीक के बाद जिनेश आता है और अपनी डेडली पंचेस से जाकिर पर अटैक करता है। जब जिनेश पूरी तरह से थक जाता है तब जाकिर उसे रुकने के लिए कहते हैं। जिनेश के बाद फाइट करने निर्वाण आता है। निर्वाण अपनी स्क्वाड से फाइट करता है। इससे फाइट करता देख सब बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अगला फाइटर आहान आता है। इस वक्त सबकी नज़रें आहान पर थी। आहान किसी तरह का कोई और डिस्प्ले नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल शांत था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वो कोई मूव करेगा। आहान धीरे धीरे जाकिर के पास जा रहा था। आहान की ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल थी और वो किसी तरह का कोई पैनिक शो नहीं कर रहा था। आहान बहुत काम एंड कंपोज्ड लग रहा था, पर वो अंदर ही अंदर अपनी इनर एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। इस इनर स्ट्रेंथ की वजह से उसका ऑरा फ्लक्चुएट हो रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है। आहान अच्छे से जानता था कि वो क्या करना चाहता है, पर यह बात कोई और समझ नहीं पा रहा था। आहान अब जाकिर से 15 मीटर दूर था। इसी डिस्टेंस से प्रतीक, निर्वाण और जिनेश ने अटैक किया था। 15 मीटर के डिस्टेंस को मार्शल आर्ट्स में बहुत डेंजरस माना जाता है। यह अटैक के लिए परफेक्ट डिस्टेंस होता है, पर आहान ने इस डिस्टेंस से अटैक नहीं किया। अगर आहान ने इससे आगे जाकर अटैक किया और अचानक से जाकिर ने अटैक किया तो उसे ट्रीट करने का टाइम नहीं मिलेगा। आहान के साथ सबको यह बात पता थी, पर फिर भी आहान ने अटैक नहीं किया और आगे बढ़ता रहा। वो लगातार जाकिर की तरफ बढ़ता रहा। यह देखकर सब हैरान हो गए थे। साहिल, अरमान और फिरोज समझते थे कि आहान क्या करने की कोशिश कर रहा था। यह तीनों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स थे और वहाँ मौजूद हर फाइटर से ज़्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड थे। वो जानते थे कि आहान मौके की तलाश कर रहा है। आहान ने अपना ऑरा लॉक कर दिया था। उसने सोच लिया था कि अगर ओपोनेंट नहीं मूव करेगा तो वो भी मूव नहीं करेगा। ऐसा सिर्फ वही 2 फाइटर्स कर सकते थे जिनका मार्शल आर्ट स्टेज सेम हो। क्या इसे लगता है कि इसका और जाकिर सर का स्टेज सेम है? इस वक्त बहुत लोगों के मन में यह ख्याल चल रहा था। इसे पता है कि जाकिर सर उसके जैसे लुखे पर अटैक नहीं करेंगे, इसलिए यह ऐसा कर रहा है। यह बस अपने नंबर बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि हम सब सोचें कि यह बहुत पावरफुल है, पर हम ऐसा नहीं सोचेंगे। हमें पता है कि यह बस नाटक कर रहा है। दिव्यांश ने आहान को सुनाना शुरू किया। आहान को आसपास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका सारा ध्यान अपने ओपोनेंट पर था। जब आहान जाकिर से 5 मीटर दूर था तब जाकिर के दिल में बेचैनी हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। जाकिर स्ट्रेंथ के मामले में आहान से बहुत बेहतर थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आहान की वजह से उन्हें ऐसा महसूस होगा। आहान ने बहुत देर तक जाकिर की तरफ कोई अटैक नहीं किया। वो जाकिर से 2 मीटर की दूरी पर था। जब वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था तब सब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आहान क्या करने वाला है और क्या करना चाहता है। आहान के एटीट्यूड को देखकर लग रहा था कि वो जाकिर सर को अपना मैच नहीं मानता है। जाकिर सर, आपको इससे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। जिनेश से रहा नहीं गया और उसने अपने मन की बात बोल दी। आहान ने तुषार को मार दिया था, इसलिए अब जिनेश आहान को मारकर अपने पावर प्रूव करना चाहता था। अब आहान को जाकिर के सामने देखकर जिनेश को बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा यह भाई कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है। फाइटिंग एरिया के पास खड़े प्रतीक ने कहा। निर्वाण भी आहान के एक्शन को एनालाइज कर रहा था। जब से आहान और निर्वाण मिले थे तब से दोनों का एक दूसरे पर बहुत अच्छा इंप्रेशन था। निर्वाण सीक्रेटली आहान को एडमायर भी कर रहा था। फू, तुम जाकिर सर के सामने इतने प्रिंटेड कर रहे हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक बार जाकिर सर पर अटैक तो करो, वो तुम्हें धूल चटा देंगे। दिव्यांश ने आहान से कहा। उसके हिसाब से आहान के पास कोई चांस नहीं था कि वो जाकिर से जीत सके। जाकिर को सबकी बातें सुनाई दे रही थी। कुछ देर सोचने के बाद जाकिर ने फाइनली कहा, आहान, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे मूव करने का इंतजार कर रहे हो? आहान ने कुछ नहीं कहा, बस जाकिर को देखता रहा। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम इंतजार कर रहे हो कि मैं अपना वीक पॉइंट दिखाऊंगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ऐसा करना बहुत डेंजरस है और अगर इतने नज़दीक से मैंने अटैक किया तो तुम उसे झेल नहीं पाओगे, जाकिर ने कहा। जाकिर आहान की स्ट्रेंथ समझते थे, पर इस वक्त उन्हें लग रहा था कि आहान थोड़ा ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। आहान ने अभी भी कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड के इंतजार के बाद फाइनली जाकिर ने अपना हाथ पंजे की फॉर्म में किया और आहान पर अटैक किया। आहान को जाकिर का मूव एक्सपेक्टेड था, इसलिए आहान ने तुरंत अपने आप को साइड किया और उनके अटैक से बच गया। यह देखकर जाकिर थोड़ा एम्बैरस हो गए। उन्होंने सोचा था कि वो एक ही मूव में आहान को सबक सिखा देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आहान ने उनके मुंह को डोज कर दिया था। अपने पहले मूव के बाद जाकिर रुके नहीं और उन्होंने तुरंत अपना दूसरा मूव किया। यह मूव इतना फास्ट था कि आहान के पास डिफेंड करने के लिए बहुत वक्त कम था।
अहान ने किसी तरह अपने आप को रिट्रीट किया। हाँ, अहान अपने आप को डिफेंड करते हुए अचानक से रुका और ज़ोर से चिल्लाया। अहान की सारी एनर्जी अब उसके राइट हैंड में आ गई थी। उसने अब ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर मूव किया। वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड यूज़ करना चाहता था। जाकिर ने इस वक्त अहान का कॉलर पकड़ा और उसे सबक सिखाना चाहता था, पर इतने में ही अहान से अपना मूव किया और जाकिर पर अटैक किया। अहान ने कुछ कहा और जाकिर की तरफ 3 पंचेस चार्ज किए। उसके पंचेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे और उसकी पूरी बॉडी उसकी इनर स्ट्रेंथ की वजह से बहुत पावरफुल हो गई थी। उसके पंचेस की स्पीड इतनी तेज़ थी कि हवा में तूफान आ गया था। वहाँ पर जितने भी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स थे, सबकी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने अहान के ऐसे मूव की कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें देखते ही पता चल गया था कि अहान के पंचेस कोई मामूली पंचेस नहीं थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अहान इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अहान के सीनियर मास्टर अरमान भी उसको इस तरह देखकर हैरान थे। उन्होंने अहान को कभी इस तरह फाइट करते हुए नहीं देखा था। दिव्यांश और जिनेश, जो उसके कट्टर दुश्मन थे, वो भी उसके पंच की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए थे। जाकिर सिर्फ अहान को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो अहान के मूव्स के लिए तैयार नहीं थे। अहान का ऐसा अप्रोच देखकर जाकिर ने तुरंत अपना हाथ उठाया और अहान के पंच को रोका। जैसे ही अहान का पंच और जाकिर का हाथ आपस में भिड़ा, अहान का हाथ सुन पड़ गया और उसकी उंगलियों में से खून आने लग गया। अहान ने अपनी इनर एनर्जी सर्च की और इंटरनल इंजरी होने से खुद को बचाया। जाकिर अभी भी अपनी जगह पर ही खड़े थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे हाथ में आग लग गई थी और उसके पैर कांपने लगे थे। अहान ने जाकिर को अटैक करने के लिए फोर्स किया था। अहान के काउंटर अटैक्स की वजह से जाकिर को भी अटैक करना ही पड़ा। जाकिर ने अहान पर अटैक किया और अहान धड़ाम से नीचे गिर गया। यंग मैन, कैसे हो तुम? जाकिर ने अहान से पूछा। जाकिर सर, मैं ठीक हूँ, अहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर अहान ने अपनी इनर एनर्जी की मदद नहीं ली होती तो इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती थी। अहान के अटैक्स भी कुछ ऐसे ही थे। अगर जाकिर बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो वो भी अहान के पंचेस को सहन नहीं कर पाता। अहान से फाइट करने के बाद जाकिर की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जाकिर ने अहान को तुषार से लड़ते हुए देखा था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि वो अहान की स्किल्स को समझते हैं, पर आज उससे फाइट करके उन्हें पता चला कि अहान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ऐसा कैसे हो सकता है? अहान ने जाकिर सर को अटैक करने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने यह सब जानबूझकर किया है? जिनेश को यह देखकर बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। उसने अहान का पंच देखा था, वो बहुत पावरफुल था, पर फिर भी उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जाकिर को अटैक करने के लिए मजबूर कर सकता है। दिव्यांश के मन में अब अहान के लिए और ज़्यादा नफरत थी। उसका टॉन्ट मारना और ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो अहान से लाइफ एंड डेथ की फाइट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसे विश्वास था कि अहान उसका ट्रम्प कार्ड सहन नहीं कर पाएगा। निर्वाण और प्रतीक को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि जाकिर अहान को पसंद करते हैं, इसलिए उसकी तरफ बायस हो रहे हैं, पर उन दोनों ने दिव्यांश और जिनेश की तरह सबके सामने कुछ नहीं कहा। गोपाल, अरविंद, साहिल और मिलाप को भी ऐसा ही लग रहा था। अहान, सबसे पहले मैंने तुम्हें तुषार से फाइट करते देखा था, तब मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ को मैं अच्छे से समझ गया हूँ, पर मुझे आज पता चला कि ऐसा नहीं है। तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर यह 10 साल पहले की बात होती जब मैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बना था तो शायद मैं तुम्हारा यह पंच झेल नहीं पाता, जाकिर ने कहा। क्या? जाकिर की बात सुनकर सबके मुंह से निकला। किसी को भरोसा नहीं था कि जाकिर अहान के बारे में ऐसा बोलेंगे। जाकिर सर, यह थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? प्रतीक ने कहा। हम मानते हैं कि अहान का पंच बहुत पावरफुल था, पर वो शायद आपकी ऐसी तारीफ डिजर्व नहीं करता है ना? जिनेश ने कहा। जाकिर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप फाइनल स्पॉट अहान को देना चाहते हैं। आप यह भूलना मत कि इस इलेक्शन के बाद मेरे डिसिपल और अहान के बीच में लाइफ एंड डेथ की फाइट है। अगर इस फाइट में अहान मर गया तो फिर इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मिलाप ने कहा। उसे जाकिर की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको यही लग रहा था कि जाकिर ने अहान को ज़्यादा ही प्रेज़ कर दिया है और अहान को लेकर उनका इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अरमान भी अहान को इतने अच्छे से नहीं जानता था, पर फिर भी उसे लग रहा था कि जाकिर अहान की तरफ बायस हो रहे हैं। अरमान अहान की पावर से अनजान था, पर वो जाकिर की पावर्स को अच्छे से जानता था। जाकिर के मुंह से ऐसी बात अरमान को हजम नहीं हो रही थी। अहान, मेरी बात सुनो, अरमान ने अहान से कहा। तुमने पहले जो किया वो सब इस फाइनल मूव के लिए फाउंडेशन था ना? अरमान ने कहा। अहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा। उसने जाकिर के सामने हाथ जोड़े और जैसी रिस्पेक्ट जाकिर डिजर्व करते थे उन्हें बिल्कुल वैसी रिस्पेक्ट दी। क्या सच में जाकिर अहान की तरफ बायस्ड थे? अहान का सिलेक्शन ओवर हो गया था।
पर जाकिर बहुत देर तक अपने आप को शांत नहीं कर पाए थे। वो बहुत सालों से मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, पर आज जो उन्होंने अपने जूनियर के साथ एक्सप्रेस किया था वो कुछ अलग ही था। जाकिर ने फाइनली अपने आप को शांत किया। तुमने स्टनिंग से अपने मुंह को छुपा कर रखा और मुझे कुछ नहीं पता चलने दिया। तुम जानते थे कि स्ट्रेंथ के मामले में तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम मुझ पर डायरेक्ट अटैक करते तो तुम डिसएडवांटेज में रहते, इसलिए तुमने मुझे कॉन्शियस किया और मेरा वीक पॉइंट पकड़ने की कोशिश की। मैंने तुमसे बहुत बार पूछा, पर फिर भी तुमने अपना मुंह बंद रखा और कुछ नहीं कहा, ताकि तुम मुझे गुस्सा दिला सको। तुमने कुछ अटैक्स करके ऐसे दिखाया जैसे तुम्हारी सारी एनर्जी यूज़ हो चुकी है, पर फिर मैंने जैसे ही अटैक किया तुमने काउंटर अटैक किया और मुझे अपनी जगह से हिला दिया। अगर मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करता तो अब तक तो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका होता। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग है। तुम कम वक्त में स्ट्रेटजी बना सकते हो, जो बहुत अच्छी बात है। अपने ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगते देख जाकिर ने कहा। वो बात आहान से कर रहे थे, पर जवाब सबको दे रहे थे कि उन्होंने आहान को इतनी तारीफ क्यों की थी। जाकिर की बात सुनकर सबके पास शौक होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जाकिर प्रूफ के साथ यह साबित कर रहे थे कि वो आहान की तरफ बायस नहीं थे और आहान ऐसी तारीफ डिजर्व करता है। जाकिर सर, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आहान ने कहा। मैंने आपको अटैक करने के लिए फोर्स इसलिए किया था क्योंकि मैं जानता था कि मैं आपकी स्ट्रेंथ का मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ। मुझे यह समझने में वक्त लगा, पर जाकिर सर, मैंने आपकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया था। आपकी स्ट्रेंथ मेरी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा है, आहान ने अपोलोजिटिकली कहा। हा हा हा, आहान रायजादा, तुम्हें इतना मोस्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करता तो अब तक मुझे बहुत बुरी इंजरी हो चुकी होती। जाकिर ने हंसते हुए कहा, तुम भले ही मुझसे छोटे और कम एक्सपीरियंस्ड हो, पर तुम्हारी रिस्पेक्ट और तारीफ करना मेरा फ़र्ज है क्योंकि तुम वो डिज़र्व करते हो। जाकिर ने अपने मन की बात कही। इसके बाद जाकिर ने अरमान की तरफ देखा और कहा, अरमान, पहले तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आता था। आज जब मैंने तुम्हारे जूनियर के साथ फाइट किया तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें आहान पर बहुत प्राउड फील करना चाहिए। अब तुम्हारा कोई भी दुश्मन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, आहान तुम्हें हर लिहाज से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। आहान का इस सिलेक्शन में पार्ट लेने का मेन रीज़न अरमान ही था। वो चाहता था कि उसे देखकर अरमान का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। जब प्रतीक, जिनेश और निर्वाण जाकिर के साथ फाइट कर रहे थे तब आहान ने जाकिर को नोटिस करने के अलावा और कुछ नहीं किया। वो समझ गया था कि अपनी स्ट्रेंथ के सहारे वो जाकिर को अटैक करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी ताकत यूज़ करने की जगह उसने अपना दिमाग यूज़ किया। उसने सिर्फ जाकिर को अपना पैर हिलाने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि उन्हें अटैक करने के लिए भी मजबूर किया था। आहान सक्सेसफुल हो गया था। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जाकिर की बोली बातें अब तक सबके कानों में गूंज रही थी। वो आहान को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे और उनके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। आहान की हालत इस वक्त कुछ खास नहीं थी। उसका हाथ सुन पड़ा था और उसकी उंगलियों से खून भी निकल रहा था। उसका शरीर थोड़ा थोड़ा कांप भी रहा था, पर फिर भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। इस वक्त वो निर्वाण से ज़्यादा स्टनिंग इंसान बन गया था। यह लड़का हमेशा से ऐसा ही रहा है, हर बार कोई न कोई नया सरप्राइज और शौक लेकर आता है। जाकिर जब आहान की इतनी तारीफ कर रहे थे तब अरमान से रहा नहीं गया और उन्होंने भी अपने जूनियर की तारीफ कर दी। शुरुआत से अंत तक वो सिर्फ आहान को देख रहे थे। वो जानते थे कि आहान वहाँ सिर्फ उनके लिए आया है। वो बहुत खुश और प्राउड फील कर रहे थे। इस वक्त अरविंद और गोपाल जाकिर को देख रहे थे। उन्हें जाकिर की ताकत का अंदाज़ा था। वो जानते थे कि जाकिर ने बहुत मेहनत से अपने आप को इस काबिल बनाया था कि सब उनकी इज्जत करें और मार्शल आर्ट्स में उनका बहुत नाम हो। जाकिर को किस तरह की बकवास करने का कोई शौक नहीं था। यही कारण था कि वो बहुत कम बोलते थे। पर अगर आज उन्होंने आहान की तारीफ़ की है, इसका मतलब सिर्फ यह था कि आहान तारीफ़ डिजर्व करता है। इस वक्त वहाँ पर जितने भी फाइटर्स आए हुए थे, सबकी नज़रें आहान पर थीं। सब जान चुके थे कि उनमें ना आहान जितनी ताकत है और ना ही उसके जैसा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक प्रतीक था जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए मार्शल आर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए कौन उससे ज़्यादा पावरफुल है उसका भी उसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बाकी सबको फ़र्क पड़ता था। जिनेश ने जब यह देखा तब उसने माथे पर पसीना आ गया था। वो आहान की ताकत देखकर हैरान था और कहीं ना कहीं डरा हुआ भी था। वो खुश था कि उसे आहान के साथ फाइट नहीं करना पड़ा था। निर्वाण ने अपने एक्सप्रेशंस दिखाए नहीं, पर वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। यह डिसअपॉइंटमेंट इसलिए थी क्योंकि उसने अपने आप को आहान से कंपेयर किया था और आहान उससे बेहतर निकला था। जाकिर साहब, मुझे लगता है कि आपकी बातें झूठी हैं, अचानक से मिलाप ने कहा। मैं मानता हूं कि आपकी नज़र में आहान बहुत पावरफुल है, पर फिर भी आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं
वो उससे बहुत दूर हैं। सिर्फ दिमाग से ही हर जंग जीती नहीं जाती है। वो अरमान के मुकाबले कुछ नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो झूठ है, मिलाप ने कहा। ओह, आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि अहान आपके डिसिपल जितना अच्छा नहीं है, जाकिर ने कहा। मिलाप जाकिर के इवैल्यूएशन को डाउट कर रहा था, जो सुनकर जाकिर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस बारे में बात करने का फ़ायदा नहीं है, हम ट्राई करके तभी पता लगेगा, मिलाप ने कहा। मिलाप की टोन में कॉन्फिडेंस और एरोगेंस दोनों थे। मिलाप की बात से एक बार फिर सब हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अहान का ऐसा परफॉर्मेंस देखने के बाद भी उसमें कैसा कॉन्फिडेंस बाकी रह गया था, जो वो पब्लिकली यह बात बोल रहा था। यह भी सही बात है। तो फिर ठीक है, इनकी फ़ाइट करवाते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा डिसिपल कितना पावरफुल है, जाकिर ने कहा। जाकिर मिलाप की वजह से बहुत ऑफेंड हो गया था। जाकिर सर, आपने कहा था कि अगर ऐसा 10 साल पहले होता तो आप यह अटैक्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, दिव्यांश ने कहा। हाँ बिल्कुल, जाकिर ने कहा। इसका मतलब अहान बाकी 3 फाइटर से ज़्यादा स्ट्रांग है, दिव्यांश ने कहा। हाँ, मेरा ऐसा ही मानना है, जाकिर ने कहा। जाकिर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्यांश कहना क्या चाहता है। इसका मतलब साफ है, मुझे अब इस क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिव्यांश ने कहा और फिर अहान की तरफ देखा। अगर मैंने इसे लाइफ एंड डेथ फाइट में मार दिया तो फिर ऑटोमेटिकली इंडिया को इंटरनेशनल में मैं ही रिप्रेजेंट करूंगा, दिव्यांश ने अहान को ही देखते हुए कहा। उसने अहान की तरफ अपने किलिंग इंटेंट को एक बार फिर नहीं छुपाया था। क्या तुम श्योर हो कि तुम यह लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहते हो, जाकिर ने दिव्यांश को देखा और फिर पूछा। अहान ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक दिव्यांश के पास ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड था जो वो यह बात बोल रहा था। जाकिर सर, अगर मैंने यह बात बोली है तो मैं उसे कंप्लीट ज़रूर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे, दिव्यांश ने स्माइल करते हुए कहा। मिस्टर मिलाप, आप इसके गुरु हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, जाकिर ने मिलाप से पूछा। कहना क्या है, मुझे यकीन है कि आज मेरा स्टूडेंट अरमान के स्टूडेंट को मारकर मेरा बदला ज़रूर पूरा करेगा, मिलाप ने एरोगेंटली कहा। वो अहान और अरमान से नफरत करता था और उसे यह बात एक्सेप्ट करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। जाकिर सर, आप रहने दीजिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। अगर वो यह फाइट करना चाहता है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी बातें सुनने के बाद अहान ने फाइनली कहा। उसे दिव्यांश की धमकियों से ना पहले फ़र्क पड़ा था और ना अब पड़ रहा था। बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें जान से मारने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, दिव्यांश ने कहा और अपनी तलवार निकाली। उसके बाद वो चलकर अहान के पास आ गया। उसका एक एक कदम बहुत पावरफुल और भारी भरकम था। इस वक्त दिव्यांश का ऑरा बहुत खतरनाक था। अब तक जिन्होंने भी फाइट किया था उसमें से किसी का भी किलिंग इंटेंट इतना स्ट्रांग नहीं था। वो जैसे जैसे अहान के पास आ रहा था उसका किलिंग इंटेंट बढ़ता ही जा रहा था। लेवल 2 ऑफ मार्शल आर्ट कन्वर्टिंग फोर्स। सब दिव्यांश को ऑब्जर्व कर रहे थे और सबके दिमाग में यही बात आई, दिव्यांश का लेवल अहान से ऊपर था। दिव्यांश जिस तरह से अपने ओरा को फ्लक्चुएट और ब्लॉक कर रहा था वो सिर्फ एक वो मार्शल आर्टिस्ट कर सकता था जो कन्वर्टिंग फोर्स स्टेज पर हो। सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो अब जान गए थे कि दिव्यांश अहान को मारने के लिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। दिव्यांश मार्शल आर्ट्स फैमिली का डिकेंडेंट था। इसका मतलब यह था कि उसे एंशिएंट मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस किया था। दिव्यांश जो ताकत दिखा रहा था वो उसकी असली ताकत थी, ना ही कोई दिखावा था। मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि फाइटर का लेवल तो बहुत ऊपर होता है पर उसकी स्ट्रेंथ उसका लेवल जस्टिफाई नहीं कर पाती। उसमें उस लेवल के हिसाब से स्ट्रेंथ कम होती है। पर एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में ऐसा नहीं होता है। फाइटर में वही स्ट्रेंथ होती है जो उसका लेवल होता है। इसका मतलब यह था कि दिव्यांश का जो लेवल था उसकी स्ट्रेंथ भी उसी लेवल की थी। दिव्यांश जानबूझकर पहले फाइट करने नहीं गया था। वो अहान की स्ट्रेंथ को जज करना चाहता था और फिर अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहता था। अहान को मारने के लिए उसने अपनी असली एनर्जी दिखा दी थी। इस वक्त सब बहुत हैरान थे। कोई कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले दिव्यांश का ऑरा और इनर स्ट्रेंथ बिल्कुल पीक पर पहुंच गई थी। सबको चारों तरफ किलिंग इंटेंट फील हो रहा था। प्रतीक, जिनेश और निर्वाण के माथे इस वक्त पसीने से भरे हुए थे। उन्हें एहसास था कि अगर वो दिव्यांश के अगेंस्ट आते तो पक्का हार जाते। पर इन सब से अहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अहान अभी भी पहाड़ की तरह डट कर खड़ा था और उसके चेहरे पर कामनेस साफ नजर आ रही थी। अहान चाहे बहुत शांत हो पर अब उसका मुकाबला उससे ज़्यादा पावरफुल फाइटर के साथ था। क्या अहान दिव्यांश को हरा पाएगा?
तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म शायद अच्छे थे, इसलिए तुम आज मेरे हाथों मरोगे। यू विल डेफिनेटली रेस्ट इन पीस नाउ, दिव्यांश ने कहा। वो आहान को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार को घूरता है। अपने डिसिपल को इस तरह देख मिलाप बहुत खुश था। वो मन ही मन सोच रहा था कि यह लोग आहान की इतनी तारीफ कर रहे थे, पर अब दिव्यांश को देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे विश्वास था कि दिव्यांश अरमान से उसकी हालत का बदला जरूर लेगा। आहान, जब से अरमान ने दिव्यांश का औरा देखा है तब से उसे रहा नहीं गया और उसने चिल्लाकर आहान का नाम लिया। अरमान यह फाइट रोकना चाहता था। दिव्यांश बहुत स्ट्रांग था और उसकी बॉडी किलिंग इंटेंट इमिट कर रही थी। इस वजह से अरमान बहुत घबरा गया था। वो जानता था कि इस क्रूशियल मोमेंट पर अगर वो फाइट रोकने की बात करेगा तो फिर आहान की रेपुटेशन पर बात आ जाएगी। पर अभी जिस तरह की सिचुएशन थी, अरमान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ आहान की जान की फिक्र थी। वो नहीं चाहता था कि इस फाइट की वजह से आहान को कुछ हो। इस वक्त आहान के जीतने के चांसेस कम ही नहीं बल्कि ना के बराबर थे। एक तो दिव्यांश के हाथ में ड्रैगन स्वॉर्ड थी, ऊपर से वो मार्शल आर्ट की कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 पर था। हर तरफ से दिव्यांश आहान से ऊपर था। इस वजह से अरमान फाइट शुरू होने से पहले ही आहान को रोक देना चाहता था। क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है? अरमान को आहान का नाम चिल्लाते सुन मिलाप ने कहा। अरमान, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा स्टूडेंट अपना प्रॉमिस तोड़ दे। भूलो मत, यह फाइट इन दोनों के बीच की है और किसी को भी इसमें इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं है, अरमान ने कहा। इस वक्त सब मिलाप को देख रहे थे। मिलाप ने अपनी बात कंटिन्यू की। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरा स्टूडेंट तुम्हारे स्टूडेंट की जान न ले तो फिर तुम दोनों को हमारे सामने घुटने टेक कर हमें प्रणाम करना पड़ेगा और हमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा किया तो हम यह लाइफ एंड डेथ फाइट ड्रॉप कर देंगे। तुम, अरमान कुछ बोलना चाहता था पर उसने बोला नहीं। अगर आहान ने ऐसा किया तो उसके बाद जब भी वह दिव्यांश और मिलाप के बारे में सोचेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसके अलावा आहान के लिए मार्शल आर्ट में आगे जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा। इस वक्त इंडियन मार्शल आर्ट्स में सब आहान को जानते हैं और उसे हीरो मानते हैं। अगर आहान ने अपने ओपोनेंट के सामने घुटने टेक लिए तो फिर उसकी बहुत बदनामी होगी और उसे मार्शल आर्ट्स में कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अरमान यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। सीनियर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आहान ने कहा। जब उसने यह फाइट एक्सेप्ट की तब से ही उसने सोच लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वैसे भी आहान भी कोई ऑर्डिनरी फाइटर तो नहीं था। उसके अपने अलग पावर्स और स्किल्स थे। आहान का फर्म और कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन देखकर अरमान जो बोलना चाहते थे उन्होंने नहीं बोला। अपने जूनियर को भी वो समझते थे। अगर आहान इतना कॉन्फिडेंट था तो फिर उसने भी कुछ सोचा ही होगा। अरमान को अपने आप पर भरोसा नहीं था पर उन्हें आहान के कॉन्फिडेंस पर भरोसा था। ये सोचकर अरमान के मन में पैनिक और परेशानी थोड़ी कम हो गई। सिर्फ अरमान ही नहीं बल्कि जाकिर और फिरोज भी इस फाइट को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। उन्होंने आहान को फाइट करते देखा था पर फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि आहान दिव्यांश के सामने जीत सकता है। आहान ने आज तक जिससे फाइट की थी वो सब उससे कम लेवल पर थे, पर दिव्यांश के केस में उसका लेवल आहान से ज़्यादा था। इससे इसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। यह अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट समझता है, दिव्यांश ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्यांश आहान को ललकार रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ साल पहले मेरे सीनियर ने तुम्हारे सीनियर का सिर्फ हाथ तोड़ा था, आज मैं तुम्हारी जान लूँगा, आहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अब आहान की बॉडी भी किलिंग इंटेंट एमिट कर रही थी। आहान के लिए सिर्फ दिव्यांश को मारना ज़रूरी नहीं था बल्कि ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में अपना स्पॉट फिक्स करना भी ज़रूरी था। इसी स्पॉट की वजह से उसे उन लोगों के बारे में पता चलेगा जिन्होंने अरमान की टांगें तोड़ दी थी और उनकी यह हालत कर दी थी। आहान की नज़र में उसके पास जीतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। व्हाट ए फूल यू आर, इतना सब देखने के बाद भी तुम में यह बात बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे है, दिव्यांश ने आहान को टॉन्ट मारते हुए कहा। मैं यह फाइट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मास्टर का बदला लेना चाहता हूँ। जब हार जाओ तब मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि अरमान के जूनियर तुम हो, दिव्यांश ने कहा। गो टू हेल, दिव्यांश के बोलते ही आहान चिल्लाया और उसका ऑरा बिल्कुल पीक पर पहुंच गया था। वो अरमान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकता था। आहान की सारी एनर्जी उसके पैरों में आ गई थी। वो एक ही पल में भागकर दिव्यांश के पास आ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आहान कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। इस वक्त आहान का किलिंग इंटेंट दिव्यांश से कम नहीं था। वो भी उससे उतना ही जान से मारना चाहता था जितना दिव्यांश उसे। आहान इस वक्त दिव्यांश को मारने के लिए बेचैन हो रहा था। वो दिव्यांश के पास आया और उसे पंच करने के लिए तैयार हुआ। अब आहान की सारी एनर्जी उसके पंच में थी। उसने जैसे ही अपने पंचेस दिव्यांश की तरफ चार्ज किए उसके पंचेस से आफ्टर मेजेस बनने लगे।
तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। दिव्यांश चिल्लाया। आहान को अटैक करता देख उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। उसे काउंटर अटैक करने का वक्त नहीं मिला, इसलिए उसने आहान के पंचेस को डॉज किया। आहान को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका। उसके बाद उसने अपने हाथ से दिव्यांश के चेहरे पर झपट्टा मारा। इस वक्त आहान बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था। उसके एक्शन में उसका इरिटेशन साफ रिफ्लेक्ट हो रहा था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब उसने तुरंत अपने मन को शांत किया और अपने मूव्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करने लगा और राइट से डिफेंड करने लगा। व्हाट द हेल, दिव्यांश चिल्लाया। दिव्यांश बहुत गुस्से में था क्योंकि शुरू में ही आहान ने उसे सप्रेस कर दिया था। उसे अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने अपने आप को आहान से दूर कर लिया। दिव्यांश आहान से बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, पर फिर भी थोड़ा पावरफुल तो था ही। उसने सोचा था कि वो जब आहान से फाइट करेगा तब उसके पास अपर हैंड होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आहान कॉन्स्टेंटली दिव्यांश पर अटैक कर रहा था और उसे काउंटर अटैक का मौका ही नहीं दे रहा था। दिव्यांश ने अपना QI को सर्च करना शुरू किया। जैसे ही उसकी एनर्जी पीक पर पहुंची, उसने आहान की तरफ किक्स करने शुरू किए। एक नहीं, दो नहीं, दिव्यांश ने आहान की तरफ लगातार 7-8 किक्स किए। आहान ने दिव्यांश का हर किक डॉज किया था। जब इस मूव का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तब दिव्यांश ने उसे अपने हाथों से अटैक करने का सोचा। इस वक्त आहान ने भी अपना मूव चेंज कर दिया और दिव्यांश को अलग तरह से अटैक करने के बारे में सोचा। आहान ने इस बार दिव्यांश की रिस्ट पर एम किया और उसे किक किया। दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम था, इसलिए दिव्यांश इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाया। उसने सिर्फ अपने QI की मदद से सीवियर इंजरी होने से खुद को बचाया। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और खून भी निकल रहा था, पर उसे इन सब की फिक्र नहीं थी। उसे चिंता इस बात की थी कि किक और दर्द की वजह से उसके हाथ से ड्रैगन स्वॉर्ड गिर गई थी। वो जानता था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, आहान उसको स्वॉर्ड उठाने का मौका नहीं देगा। उसके हाथ से ऐसे तलवार गिर जाना उसके लिए बहुत शर्म की बात थी। एक तलवारबाज के लिए उसकी तलवार आन बान और शान होती है। इसके अलावा ऐसे क्रिटिकल टाइम पर स्वॉर्ड गिर जाना फाइटर को डिमोटिवेट कर देता है। अभी जो हुआ था वो सबने देखा था। सब यह सीन देखकर हैरान थे। आहान ने शुरुआत में ही अपना दबदबा बना लिया था। उसने पहले दिव्यांश पर लगातार अटैक्स किए और उसे काउंटर अटैक करने का मौका नहीं दिया। इसके बाद उसने दिव्यांश पर इस तरह अटैक किया जिससे उसके हाथ से उसकी तलवार गिर गई। दिव्यांश के हाथ इस वक्त जो हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान उसकी इतनी बुरी हालत कैसे कर सकता है, पर अपने हाथ के दर्द की वजह से वो जानता था कि उसके साथ जो हो रहा था वो सच था। अगर अपनी रिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिव्यांश ने अपने QI को यूज़ नहीं किया होता तो उसके हाथ पर बहुत सीरियस इंजरी हो सकती थी। अभी भी उसके हाथ से खून बह रहा था। आहान एक बार फिर दिव्यांश पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। इस बार फिर उसने अपने पंच से अटैक करने का फैसला किया। दिव्यांश यह देखकर थोड़ा घबराया, पर फिर उसने खुद को संभाला और आहान के अटैक को डिफेंड करने के लिए तैयार हुआ। उसने भी अपनी फिस्ट तैयार की और आहान की तरफ चार्ज किया। आहान ने अपना ब्रोकन रिवर एंड माउंटेन मूव किया और दिव्यांश ने अपना मूव किया। दोनों की फिस्ट आपस में टकराई और सबको एक अलग ही सेंसेशन फील हुई। दोनों का पंच इतना पावरफुल था कि सबके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। दिव्यांश से सहन नहीं हुआ और वो कुछ कदम पीछे हो गया। वहीं आहान अभी भी वहीं खड़ा था। इस वक्त वो जाकिर जैसा लग रहा था, पहाड़ की तरह डटा हुआ। दिव्यांश इस वक्त लड़खड़ा गया था और वो अपनी बॉडी के QI को बैलेंस कर नहीं पाया था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स बुरी तरह हिल गए थे, पर इनर एनर्जी की वजह से उसे कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी। इस सीन से एक बार फिर सबकी आंखें खुली रह गई थी। दिव्यांश इतना पावरफुल था, फिर भी आहान ने उसे हिला दिया था, पर आहान वही खड़ा था। दिव्यांश ने एंशिएंट मार्शल आर्ट सीखा था, इसलिए उसके लिए अपने से कम लेवल वाले इंसान को मारना आसान था, पर आहान के केस में ऐसा नहीं था। आहान ने मॉडर्न मार्शल आर्ट सीखा था। वो अपने से कम लेवल के फाइटर को ही दबा सकता था, ऐसा सबने सोचा था, पर यहाँ पर बहुत अलग सीन हुआ था। आहान ने कंटिन्यूसली दिव्यांश को अपने अटैक्स की वजह से दबा दिया था। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, दिव्यांश खुद बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान उसके ऊपर ऐसे अटैक्स कैसे कर पा रहा था। अपनी स्ट्रेंथ की वजह से तुम सबसे कब से बड़बड़ कर रहे थे। आहान ने दिव्यांश को टॉन्ट मारा। वो जताना चाहता था कि दिव्यांश का कॉन्फिडेंस फालतू था। क्या यह बात सुनकर दिव्यांश अपना गुस्सा अपनी फाइट में दिखा पाएगा या वो हार मान लेगा? हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अरमान आहान को फाइट करने से रोकता है, पर आहान उसे कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो फिक्र ना करे। जब फाइट शुरू होती है तब आहान शुरुआत से ही बहुत पावरफुल अटैक्स करता है
और दिव्यांश को सरप्राइज करता है। अहान के एक अटैक से दिव्यांश के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ की वजह से तुम कब से बड़बड़ कर रहे थे? अहान ने दिव्यांश को टोंट मारा। वो जताना चाहता था कि दिव्यांश का कॉन्फिडेंस फालतू था। यह बात सुनकर दिव्यांश को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर पाए उससे पहले अहान उसके पास आ जाता है और उसे पंच करता है। दिव्यांश उसे डॉज कर देता है, पर अब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अहान से हारना नहीं चाहता था। दिव्यांश अब अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वही है जो उसे बचा सकती है। दिव्यांश जैसे ही तलवार के पास आता है, अहान उसे रोकने की कोशिश करता है। वो तुरंत वहाँ पड़े कुछ पत्थर उठाता है और दिव्यांश की तरफ फेंकता है। दिव्यांश तलवार उठा नहीं पाता और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। इस वक्त अहान अपनी मिस्टीरियस ब्रीदिंग तकनीक से अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो सबसे पहले दिव्यांश की ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर उसे मारना चाहता था। सबका ध्यान सिर्फ उन दोनों पर था। पावर के साथ साथ अब दोनों की स्पीड भी देखने लायक थी। अहान का अब सारा ध्यान स्वॉर्ड पर था। उसने पैर ज़मीन पर पटका और स्वॉर्ड की तरफ गया। उसने तलवार के हैंडल पर पैर रखा और तलवार हवा में उछाली। अहान ने तुरंत तलवार को अपने हाथ में ले लिया और उसे हवा में चलाने लगा। उसने कोई तकनीक या स्किल यूज़ नहीं की थी, बस स्पीड से तलवार चला रहा था। दैट्स बैड, दिव्यांश ने अपने मन में कहा। उसे खतरा अपने सामने साफ महसूस हो रहा था। वो अपनी बॉडी को कांपने से रोक नहीं पा रहा था। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अहान दिव्यांश से एक कदम आगे ही था। दिव्यांश को लग रहा था कि अगर वो आज अहान से हार गया तो फिर वो कभी आगे फाइट करने लायक नहीं रहेगा। अहान के हाथ में तलवार आने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। वो अब श्योर था कि अब वो दिव्यांश की जान जल्दी ही ले लेगा। दिव्यांश को ऐसे देखकर मिलाप के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कन्वर्टिंग फोर्स स्टेज पर होने के बाद दिव्यांश इतने हेल्पलेस और वीक कैसे हो सकता है। उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे अब तक अहान की जान ले लेनी चाहिए थी। दिव्यांश ने अपने इतने अपोनेंट्स को हराया था। कभी भी किसी के साथ फाइट करने के बाद उसकी हालत नहीं हुई थी, पर आज तो दिव्यांश की बहुत बुरी हालत हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं दिव्यांश हार न जाए। वैसे भी हमने सबके सामने इतना बोला, अब अगर हम नहीं जीते तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मिलाप ने मन में सोचा। इतने में अहान ने फिर से दिव्यांश को किक किया और वह अहान से कुछ दूर जाकर गिरा। यूजलेस इंसान, मिलाप ने कहा। दिव्यांश ज़मीन पर गिरा हुआ था और यह बेस्ट मोमेंट था जिसमें अहान दिव्यांश पर अटैक करके उसे बुरी तरह घायल कर सकता था। अहान ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस फाइट के ख़त्म करने का फैसला किया। ये सीन देखकर मिलाप का कलेजा मुंह में आ गया था। दिव्यांश मिलाप का इकलौता स्टूडेंट था और उसने दिव्यांश को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। साथ ही वो अरमान से बदला लेने के लिए मिलाप की आखिरी उम्मीद था, पर अब उसे लग रहा था जैसे अब उल्टा पुल्टा हो रहा था। मिलाप दिव्यांश को करीब से देखने लगा। उसने देखा कि दिव्यांश को ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी और उसकी कोई खास इंटरनल इंजरी भी नहीं हुई थी। यह देखकर मिलाप ने चैन की सांस ली। किसी ने इस फाइट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, पर अरमान इस फाइट को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अचानक से ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। वो ज़ोर से चिल्लाए, जूनियर संभल कर। अरमान को ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा कुछ होने वाला है जो पहले हो चुका है। गो टू हेल। जैसे ही अरमान चिल्लाया, दिव्यांश ने अपनी आंखें खोली और कहा। दिव्यांश तुरंत उठा और अटैक करने के लिए तैयार हुआ। इस बार उसने अपना किलिंग मूव यूज़ किया था। उसके पास भले ही इस वक्त तलवार नहीं थी, पर फिर भी उसने अपनी सारी एनर्जी अपने हाथ की तरफ सर्कुलेट की, जिसकी वजह से उसके हाथ तलवार की तरह पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अहान ने इस मूव को डॉज करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि वो अचानक से रुक गया और हवा में उछला। जैसे ही उसका पैर वापस ज़मीन पर पड़ा, उसने अपना पंच तैयार किया और दोनों की फिस्ट आपस में टकराई। एक बार फिर पूरे एरिया में सनसनी मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूकंप आया था और सब कुछ हिल गया था। इस अटैक से वहाँ की सिचुएशन थोड़ी बदल गई। इस बार अहान भी मुसीबत में था। उसे हाथ पर हल्की चोट आई थी। अगर ड्रैगन स्वार्ड्स वापस दिव्यांश के हाथ में आ गई तो यह अहान के लिए अच्छा नहीं होगा। अहान के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, फिरोज़ ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। आज अहान ने बार बार उन्हें अपनी स्किल से सरप्राइज़ किया था। इससे पहले भी अहान ने जो किया था वो काबिले तारीफ़ था। अहान फिरोज़ का जूनियर भी था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आंखों से सामने अहान के साथ कुछ बुरा हो। वो उसकी हार या मौत नहीं देखना चाहते थे। लेकिन इस बात को भी नहीं टाला जा सकता था कि दिव्यांश बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो अपनी मेहनत से इतने हाई लेवल पर आया था। शुरुआत से भले ही वो डिसएडवांटेज में था, पर अब उसने फाइट की सिचुएशन बदल दी थी।
उसने आहान पर इस तरह अटैक किया कि आहान को रिएक्शन का ज़्यादा वक्त नहीं मिला, पर दिव्यांश को सांस लेने के लिए और अपना अगला मूव सोचने के लिए कुछ सेकंड्स मिल गए थे। मुझे बस अगर एक अच्छा मौका मिल जाए तो मैं इस आहान का सिर धड़ से अलग कर दूं, दिव्यांश ने मन में सोचा। वो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 पर था। अपने आप को एक एक्सपर्ट से हारते हुए वो कैसे देख सकता था? सब जानते थे कि दिव्यांश का कल्टीवेशन आहान से ज़्यादा था, फिर भी आहान को अब तक अपर हैंड मिला हुआ था। यह बात दिव्यांश को कैसे हजम हो सकती थी? उसके दिल में आहान के लिए नफरत की आग लगी हुई थी। दिव्यांश जैसे ही अपने अगले अटैक के लिए तैयार हुआ, आहान ने भी दिव्यांश की ड्रैगन स्वॉर्ड तैयार कर ली। इस बार आहान दिव्यांश की ही स्वॉर्ड से दिव्यांश पर अटैक करने वाला था। आहान जैसे ही तलवार के साथ हवा में उछला, दिव्यांश भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने हाथों को इस तरह प्रिपेयर किया कि वो आहान के अटैक को डिफेंड कर सके, पर हाथ और तलवार में फ़र्क होता है। आहान की तलवार और दिव्यांश के हाथ आपस में टकराए। दिव्यांश के हाथ कटे नहीं थे, पर फिर भी कुछ जगह से खून निकलने लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। धड़ाम। इट्स ओवर नाउ। मन ही मन अरमान, जाकिर, फिरोज और बाकी सब ने सोचा कि अब यह फाइट खत्म हो गई है और अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। दिव्यांश आज आहान से बुरी तरह हारने वाला था। सब जानते थे कि आज अगर दिव्यांश हार गया तो सिर्फ यह फाइट नहीं हारेगा, पर अपनी ज़िंदगी से हार जाएगा। यह उसके लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। तुम सच में एंशिएंट मार्शल आर्ट इनहेरिटर हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक अटैक सहन नहीं कर पाए और ऐसे ज़मीन पर गिरे हुए हो, आहान ने कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दिव्यांश ऐसे ज़मीन पर तड़प रहा था जैसे किसी ने मछली को पानी से बाहर निकाल दिया हो। वो फाइट करने की सारी एबिलिटी खो चुका था। उसके दोनों हाथों पर गहरी चोटें थीं और एक हाथ तो टूट चुका था। आहान जैसे जैसे उसकी तरफ आ रहा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। इस वक्त किसी में तेज सांसें लेने की भी हिम्मत नहीं थी। सबकी आंखें खुली थी और कोई पलक तक नहीं झपक रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ने एक ऐसे इंसान को हराया है जो एंशिएंट मार्शल आर्ट सीखा है, मार्शल आर्ट के कन्वर्टिंग फोर्स स्टेज 2 पर है, और तो और उसके पास ड्रैगन स्वॉर्ड भी है। इतना सब कुछ होने के बाद वो उस फाइटर से हार गया था जो मॉडर्न मार्शल आर्ट मास्टर है और जिसकी ताकत दिव्यांश से कम है। फाइट से पहले जाकिर ने आहान को बहुत तारीफ की थी और कहा था कि अरमान के प्राउड फील करना चाहिए कि उनके पास ऐसा जूनियर है। तब मुझे लगा था कि जाकिर आहान की कैपेबिलिटी को ज़्यादा ही एक्साग्रेट कर रहे हैं, पर अब समझ आया कि जाकिर ने कुछ गलत नहीं बोला था। फिरोज ने बहुत सोचने के बाद अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने साथ साथ सबको इस बात का दिलासा दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे आहान के फाइटिंग एक्सपीरियंस की बात हो या फिर उसके कैलकुलेटिव मूव्स की, आहान ने आज साबित कर दिया कि वो कितना टैलेंटेड है। मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि आहान सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, अरमान ने कहा। अपने जूनियर को देखकर वो बहुत ओवरवेल्म्ड थे। सिर्फ उसका एक्सपीरियंस और कैलकुलेटिव मूव्स ही नहीं, उसकी पावर भी कमाल की है। दिव्यांश अपने मूव्स बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी आज आहान के सामने उसका कोई मूव काम नहीं आया, गोपाल ने कहा। वो भी आहान से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने इस फाइट के बाद आहान और दिव्यांश को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये बात कही थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यह इतना पावरफुल कैसे है? ये इतना पावरफुल क्यों है? अपने सीनियर्स की बातें सुनने के बाद जिनेश के मन में बस यही सवाल थे। जिनेश इस फाइट से पहले बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो आहान को आसानी से हरा देगा, पर अब वो आहान से बहुत डर गया था। उसने ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। दिस इज़ अनबिलीवेबल, निर्वाणा ने साई करते हुए कहा। वो मान चुका था कि उसका और आहान का कोई मुकाबला नहीं था। निर्वाणा को हमेशा से फैमिली सपोर्ट मिला था, मेडिसिन मिली थी और वो बचपन में मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहा था। उसके पास वो सब कुछ था जो मार्शल आर्टिस्ट के लिए ट्रेनिंग थोड़ी आसान कर दे, पर आहान के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो उन सबसे ऊपर था। यह इंसान नहीं तूफान है, ऐसी तबाही तो सिर्फ तूफान ही कर सकता है, प्रतीक ने कहा। इस बार उसके चेहरे पर कोई स्माइल या मिसचीफ नहीं थी, बल्कि सीरियसनेस एक्सप्रेशंस थे। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो गया? जब आहान दिव्यांश की तरफ आ रहा था तब दिव्यांश बार बार यही बात बोल रहा था। उसकी प्राइड और डिग्निटी दोनों खत्म हो चुकी थी। उसे अब कोई उम्मीद नहीं थी। दिव्यांश खांसते हुए बैठ गया। तुमने कौन सी ट्रिक्स और मार्शल आर्ट सीखा है? दिव्यांश ने आहान से पूछा। अपनी आंखें बंद करो और मौत को गले लगाओ, आहान ने कहा। आहान का दिव्यांश को जिंदा छोड़ने का कोई मकसद नहीं था।
अरमान ने मिलाप को छोड़ दिया था, पर आहान ऐसा नहीं करने वाला था। इतना तो बता दो कि तुमने कौन से ट्रिक सीखे हैं, दिव्यांश ने फिर से पूछा। जब सब सोच रहे थे कि आहान दिव्यांश के सवाल का जवाब देगा या नहीं, तभी अचानक दिव्यांश जोर से चिल्लाया और आहान को तरफ लाइट की स्पीड से अटैक किया। गो टू हेल, दिव्यांश चिल्लाया और आहान को किक करने के लिए उसने अपना पैर उठाया। दिव्यांश आहान को जिस तरह किक करना चाहता था, उसकी वजह से आहान को सीरियस इंजरी हो सकती थी और शायद वो भी अरमान की तरह व्हीलचेयर पर बैठ जाता, पर आहान को हरा पाना मुश्किल था। आहान को जैसे ही पता चला कि दिव्यांश क्या करने वाला है, उसने ड्रैगन स्वॉर्ड उठाई और दिव्यांश को पैर काट दिया। दर्द की वजह से दिव्यांश चिल्लाने लगा और उसके आसपास बहुत सारा खून फैल गया। इस वक्त तो बहुत बुरी तरह छटपटा रहा था। ड्रैगन स्वॉर्ड की धार इतनी तेज थी कि कोई लोहे की चीज़ भी आसानी से कट सकती थी। तो फिर यह तो दिव्यांश का पैर था। उसका पैर उसके शरीर से ऐसे कटा जैसे कि पनीर काटा जाता है। दिव्यांश इस वक्त बहुत बुरी हालत में था। वो आहान को बातों में लगाना चाहता था और जब वो उसके सवालों के बारे में सोचता, तब वो आहान पर अटैक करके अपना बदला लेना चाहता था। पर मिलाप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आहान का रिएक्शन इतना फास्ट होगा। उसके रिएक्शन से सब फ्रीज हो गए थे। सब इस वक्त बस आहान को देख रहे थे। आज की फाइट बहुत एक्साइटिंग थी। कभी कोई बेहतर परफॉर्म करता था तो कभी कोई। दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चल रहा था। ऑडियंस में सबकी सांसें अटकी हुई थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर फाइनल विनर कौन होगा। फाइनली दिव्यांश अपने कटे पैर के साथ ज़मीन पर लेटा हुआ था और इस वक्त आहान को गुस्से में देख रहा था। इतना हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही थोड़ा केयरलेस और ओवर कॉन्फिडेंट था, इसलिए तुम मुझे हरा पाए हो। मैंने ही ध्यान नहीं रखा और तुमने मुझे मेरी तलवार छीन ली। तुम्हें इतना एरोगेंट और खुश होने की ज़रूरत नहीं है, दिव्यांश ने आहान से कहा। मिलाप ने भी दिव्यांश की तरफ देखते हुए टॉन्ट मारा। उसे अपने स्टूडेंट की हालत पर बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका बदला पूरा नहीं हो पाया था। दिव्यांश ज़मीन पर पड़े पड़े ही खांसने लगा। उसने गुस्से में आहान की तरफ देखा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, यूज़लेस इंसान। अगर हार गए तो हार माननी ही पड़ेगी। तुम अब तक जिंदा ही क्यों हो? इस बार मिलाप ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मिलाप की बात सुनकर दिव्यांश को बहुत दुख हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना गुरु उसके बारे में ऐसा बोलेगा। देखा तुमने, तुम्हारे अपने गुरु तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हें सिर्फ उनके लिए बदला लेना यही एक ज़रिया था और कुछ नहीं। अब जब तुम बदला नहीं ले पाए तो वो चाहते हैं कि तुम मर जाओ। तुम जानते हो इस वक्त मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे मास्टर तुम्हारा मरा मुंह देखना चाहते हैं, आहान ने कहा और दिव्यांश को सच्चाई दिखाई। शट अप, दिव्यांश ने गुस्से में कहा। वो अपने मास्टर के खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुन सकता था। मिलाप सर, क्या यह सच है? क्या मैं सिर्फ आपके लिए बदला लेने का जरिया था? क्या आपकी नज़र में मेरी जगह सिर्फ उतनी ही थी? दिव्यांश ने मिलाप से पूछा। उसकी आंखों में उदासी साफ नज़र आ रही थी और उसकी आवाज़ में भी भारीपन हो गया था। मिलाप के अलावा दिव्यांश की और कोई फैमिली ही नहीं थी। वो मिलाप को ही अपना पिता और अपना सब कुछ मानता था। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। यू डोंट डिजर्व टू लाइव, मिलाप ने कहा। मतलब जो आहान कह रहा वो सच है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिव्यांश एक दिन इस हालत में चला जाऊंगा। अच्छा है, दिव्यांश ने कहा। अपने मास्टर की बेरुखी पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दिव्यांश को जब कोई और रास्ता नज़र नहीं आया, तब उसने अपनी जान लेना ही ठीक समझा। उसने अपने पास से चाकू को रेद कर खुद को मारना चाहा, पर आहान ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो अपने हाथों से दिव्यांश की जान लेना चाहता था। दिव्यांश अपने आप को मार पाता उससे पहले ही आहान ने ड्रैगन स्वॉर्ड से उसकी जान ले ली। एक दो गहरी सांसें लेने के बाद उसकी सांसें रुक गई। सब लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। सबके कानों में बस दिव्यांश के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। वहाँ अभी अभी जो हुआ था उसे देखकर बहुत लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जहाँ सब हैरान थे, वह मिलाप के चेहरे पर बहुत अलग एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने इकलौते स्टूडेंट की मौत की वजह कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मिलाप
दिव्यांश तुम्हारा इकलौता डिसिपल था, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत देर के सन्नाटे के बाद रुद्र ने कहा। वहाँ मौजूद सब लोगों में रुद्र ही था जो मिलाप के नज़दीक था। वो हार गया था और हारे हुए लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ रहना डिजर्व करता है वहाँ पहुँच गया है, उसकी असली जगह वही है, मिलाप ने इंडिफरेंटली कहा। उसके मन में अपने डिसिपल को खोने का कोई दुख या अफसोस नहीं था। दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी बैड। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी, गोपाल ने कहा। शट अप यू स्टूपिड पर्सन। गोपाल की बात सुनकर मिलाप चिल्लाया और उसे चुप कर दिया। उसके बाद मिलाप अरमान को देखने लगा। उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा था कि वो अरमान की जान लेना चाहता है। अरमान व्हील चेयर पर था, इसलिए मिलाप अरमान पर कोई मुंह नहीं कर सकता था। इसलिए उसने दिव्यांश को तैयार किया था कि ताकि वो आहान को मारकर उसका बदला ले सके, पर ऐसा नहीं हो पाया था। इसलिए मिलाप के मन में अब आहान और अरमान के लिए बहुत नफरत थी। वो बस किसी तरह उन दोनों की जान लेना चाहता था। गिव मी द ड्रैगन स्वॉर्ड, मिलाप आहान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। आहान ने मिलाप को टोंट कसते हुए कहा, मेरे मास्टर से हारने के बाद आपका मन नहीं भरा, इसलिए आप मुझ पर अटैक करवाकर मुझे मरवाना चाहते थे। मेरे मास्टर ने आपको जिंदा छोड़ दिया, उनका एहसान मानने की जगह आप बदला लेना चाहते थे। आप जैसे इंसान इंडियन मार्शल आर्ट्स पर कलंक हैं। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, मिलाप ने चिल्लाते हुए कहा। आहान ने मिलाप के जख्म हरे कर दिए थे। उसका और ऐसा लग रहा था जैसे अब अगर आहान ने एक शब्द और बोला तो उसे जान से मार देगा। जब फिरोज और जाकिर ने यह देखा तब उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ सर्च करनी शुरू कर दी। उन्होंने फैसला ले लिया था कि अगर मिलाप ने आहान पर अटैक किया तो वो उसे बचाने के लिए मिलाप पर अटैक करेंगे। यह सिर्फ एक टूटी हुई स्वॉर्ड है, ये लीजिए, आहान ने कहा और ड्रैगन स्वॉर्ड को मिलाप की तरफ फेंकी। मिलाप ने तुरंत हाथ उठाकर स्वॉर्ड अपने हाथ में ले ली। मिलाप लगातार आहान को घूर रहा था, जैसे अभी उसे आंखों से ही खा जाएगा। मुझे ऐसे घूरने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में मैं आपके पास आऊँगा और आपको भी अपने स्टूडेंट के पास पहुँचाऊँगा, आहान ने मिलाप को चैलेंज करते हुए कहा। उसकी इस बात ने सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक फ़ाइट ख़त्म करने के बाद आहान किसी को दूसरी फ़ाइट के लिए चैलेंज कर देगा, वो भी सीधा मिलाप को, जिसकी स्ट्रेंथ दिव्यांश से भी बहुत ज़्यादा थी। मिलाप का भले ही एक हाथ नहीं था, पर उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं थी। उसकी पावर्स आज भी पहले जैसे ही थी। वहाँ मौजूद रुद्र, गोपाल या अरविंद, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो मिलाप को चैलेंज कर सके। क्या क्या कहा तुमने? मिलाप ने आहान से पूछा। वही जो आपने सुना और समझा। 6 महीने में मैं खुद वापस आऊँगा आपके पास और आपको जान से मार दूँगा, आहान ने कहा। एक्सीलेंट, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। देखता हूँ तुम कब आते हो और मेरे साथ क्या करते हो, मिलाप ने कहा। उसने इस चैलेंज को लेकर मन बना लिया था। उसने सोच लिया था कि जब भी आहान आएगा वो उसे फाइट करेगा और उसे मारने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करेगा। इतना कहने के बाद मिलाप ने सबको घूरा और फिर वहाँ से चला गया। उसके स्टूडेंट दिव्यांश की डेड बॉडी अभी भी वहीं पर पड़ी थी। तभी जाकिर ने कहा, ऑल राइट, आज का मार्शल आर्टिस्ट सिलेक्शन यहीं ख़त्म होता है। इंडिया को ग्लोबल मार्शल आर्टिस्ट कंपटीशन में आहान रिप्रेजेंट करेगा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बोल सकता है। सिलेक्शन इंचार्ज जाकिर ने यह डिक्लेयर करते हुए सबसे पूछा। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछना ज़रूरी था। अरविंद, रुद्र और गोपाल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आहान ने प्रूव कर दिया था कि फ़ाइट में जाना वो डिज़र्व करता है, इसलिए ऑब्जेक्शन रेज करने का कोई मतलब नहीं था। निर्वाण और जिनेश आहान की तरफ देख रहे थे। उन्हें बहुत जलन हो रही थी, उन्हें बहुत बुरा भी लग रहा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आहान ने अपने लिए वो नाम अपनी मेहनत से कमाया था। प्रतीक को तो फाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो बस खुश था कि फ़ाइट हो गई है और अब वो आहान के साथ मनाली घूमने जा सकता है। ठीक है, जब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इंडिया की तरफ से आहान रायज़ादा आएगा। जब किसी ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं कहा तब जाकिर ने अज्यूम कर लिया कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जाकिर ने अपने हाथ जोड़े और कहा, आज का सिलेक्शन यहीं ख़त्म होता है, अब मैं चलता हूँ। हैव ए गुड डे अहेड, जाकिर ने कहा और वहाँ से चले गए। आहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला था।
उसके पहले से बहुत सारे दुश्मन थे और इंटरनेशनली अरमान ने भी अपने दुश्मन बनाए हुए थे। अहान उन सब से बदला लेना चाहता था। अहान ने इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया था और अब उसकी नज़रें उस पर थी। जो जहां जाता था उसके नए दुश्मन बन जाते थे और अब ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में जाने से पहले ही उसे पता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। गोपाल को आहान और प्रतीक पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें लास्ट वार्निंग देता है। इसके बाद वो आहान को बताता है कि प्रतीक, निर्वाण और जिनेश भी कंपटीशन के लिए चलेंगे। दुनिया भर से बहुत सारे फाइटर्स ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए वेटिकन सिटी पहुंचते हैं। सब जगह आहान के बारे में ही बात हो रही है, जिससे आहान अनजान है। इधर आहान अरमान के घर ट्रेनिंग में बिजी होता है। क्या बात है आहान, तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अरमान ने आहान को इतना बेचैन पहले कभी नहीं देखा था। अरमान सर, कुछ दिनों से मुझे मेरी बॉडी में कोई चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं। मेरी स्ट्रेंथ इम्प्रूव ही नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ी बेचैनी हो रही है। आहान ने अरमान को अपनी प्रॉब्लम बताई। जब से आहान ने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू की थी, उसकी जर्नी बहुत स्मूथ रही थी। उसे लेवल पार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, पर अब बहुत वक्त से वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट पर ही अटका हुआ था। अब वो कन्वर्टिंग फोर्स पर जाना चाहता था, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो रहा था। उसे एहसास हो गया था कि निर्वाणा, जिनेश और प्रतीक की ताकत उससे ज़्यादा कम नहीं थी। वो उनसे ऊपर उठना चाहता था। उसके अलावा उसने भले ही दिव्यांश को हरा दिया था, पर वो भी जानता था कि दिव्यांश को हराने में उसकी मदद दिव्यांश के ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस ने की थी। अगर दिव्यांश गलती नहीं करता तो आहान दिव्यांश को नहीं हरा सकता था। उसे नहीं लगा था कि स्टेज पर आने के बाद उसकी कल्टीवेशन स्पीड स्लो हो जाएगी। जूनियर, तुम बहुत इम्पेशेंट हो, अरमान ने कहा। तुम अपनी स्ट्रेंथ के पीक पर पहुंच चुके हो। अब इससे ज़्यादा तुम्हारी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, अरमान ने आहान को समझाया। पर दिव्यांश तो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 पर पहुंच गया था, आहान ने डिसपॉइंट होते हुए कहा। तुम उनसे अलग हो आहान। सबकी बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है। उन्हें कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स विरासत में मिली हैं। जितना टाइम उन्होंने ट्रेन किया है उतना तुमने नहीं किया है। टाइम और ट्रेनिंग के मामले में तुम उनसे बहुत पीछे हो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है जो शायद तुम नहीं जानते, अरमान ने कहा। क्या? आहान ने पूछा। आहान, बहुत लोग कुछ मेडिसिन और पिल्स लेते हैं जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ और फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस दिखने लगते हैं। आजकल मार्शल आर्टिस्ट ऐसी पिल्स इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उन्हें सब जल्दी हासिल करना होता है, पर दीवान फैमिली जैसी फैमिली ऐसा नहीं करेगी। वो इन मेडिसिन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बॉडी में चेंजेस के लिए करते हैं, ना कि जल्दी हाई स्टेज पर पहुंचने के लिए। तुमने तो वैसे भी कभी अपनी ट्रेनिंग के दौरान ऐसे एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, अरमान ने आहान को स्माइल के साथ समझाया। ओह, ऐसी बात है, आहान ने कहा। आहान को याद था कि जाकिर ने उसे बताया था कि कंपटीशन में ऐसे लोग होंगे जो स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट्स होंगे। अरमान सर, जाकिर सर ने बताया था कि कंपटीशन में ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या वो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं? आहान ने कन्फ्यूज़न में पूछा। हाँ, वो लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, पर हो सकता है उनके फार्मूला अलग हो। जितने भी यंग लोग हैं वो आजकल जेनेटिक मेडिसिन्स यूज़ करके ही अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाते हैं। जेनेटिक ड्रग्स का मतलब होता है किसी के जीन्स को चेंज कर देना। अगर तुम्हारी बॉडी किसी चीज़ के लिए नहीं बनी है तो तुम यह ड्रग्स लेकर अपनी बॉडी को उस तरह से ढाल सकते हो। एक बात और, जब मैं जाकिर से बात कर रहा था तब उन्होंने मुझे बताया था कि इस बार कंपटीशन जीतने वाले को शायद यह जेनेटिक ड्रग्स मिलेंगे। अरमान ने आहान का कन्फ्यूज़न दूर किया। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, आहान ने कहा। वो सोच रहा था कि अगर उसे यह ड्रग्स मिल जाए तो उसके लिए कन्वर्टिंग फोर्स में एंटर करना बहुत आसान होगा। मार्शल आर्ट अलायंस का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यह ड्रग किसी इंडियन ने ही बनाए थे और उन्हें चुरा भी लिया गया था। शायद जिन्होंने चुराया था वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचना चाहते थे, पर अब वो फिर से विनर को देना चाहते हैं, अरमान ने कहा। सोचो, अगर यह गलत हाथों में पड़ गई तो फिर क्या होगा, अरमान ने कहा। हाँ, अगर यह किसी गलत हाथों में पड़ गई तो तबाही मच जाएगी, आहान ने कहा। मार्शल आर्ट अलायंस को भी सबसे ज़्यादा इसी बात की चिंता है, अरमान ने कहा। अगर ऐसा हो गया तो हम इस स्ट्रेंथ के बलबूते उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। आहान, अगर तुम इन सब से बचना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से अपनी ताकत को इम्प्रूव करना होगा और यह मार्शल आर्ट्स फाइट जीतनी होगी। मुझे पता है यह मुश्किल है, पर याद रखना यह सिर्फ तुमसे रिलेटेड नहीं है, यह बात पूरे देश से रिलेटेड है। तुम्हें अपना बेस्ट देना ही होगा।
नथिंग लेस विल बी एक्सेप्टेबल, अरमान ने आहान से कहा। आहान हैरान था। उसे अरमान की बात की सीरियसनेस समझ आ रही थी। सर, क्या मार्शल आर्ट्स अलायंस इन ड्रग्स पर कोई रिसर्च करने वाली है? आहान ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मुझे लगता तो है कि इंजेक्ट करने से पहले वो इस पर रिसर्च करेंगे। जब तुम वेटिकन सिटी पहुंच जाओगे तब जाकिर तुमसे पर्सनली आकर इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। मैं तुम्हें यह सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें इस बात का थोड़ा आइडिया हो, अरमान ने कहा। व्हाट? आहान ने कहा। यस, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज़ अबाउट टू हैपन, अरमान ने आहान के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा। आहान, यह फाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा जीतना भी ज़रूरी है। पर याद रखना, ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। तुम्हें जब भी लगे कि अब बार तुम्हारी जान पर आ रही है तो वहाँ से भाग जाना और हार मान लेना। ज़िंदगी के आगे नाम शोहरत का कोई मोल नहीं है। सबसे ज़रूरी ज़िंदा रहना है, अरमान ने कहा। सीनियर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ दूंगा और वहाँ से भाग जाऊंगा, पर जहाँ बात आपके दुश्मनों की आती है वहाँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्हें जान से मारने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा, आहान ने कहा। आहान की टोन सॉफ्ट थी पर बहुत डिटरमिनाइंड थी। उसके लिए अरमान का बदला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पर अरमान ने कुछ बोलना चाहा, पर उससे पहले ही आहान ने कहा, सीनियर, आपको कुछ कहने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना मन बना चुका हूँ। मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके दुश्मनों का बदला लेने में काम नहीं आया तो फिर मैं कैसा जूनियर हुआ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल भी रखूँगा और उन लोगों को जान से मार कर रहूँगा, आहान ने कहा। ठीक है, अरमान इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन वेटिकन सिटी में था। वेटिकन सिटी यूरोप का सबसे छोटा शहर है। वेन्यू चॉइस के इस वजह से बहुत लोगों का ध्यान मार्शल आर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। कंपटीशन शुरू होने में कुछ दिन बाकी थे। काफ़ी सारे फाइटर्स यहाँ पर पहुँच चुके थे और ट्रेनिंग कर रहे थे, पर आहान अब तक वहाँ नहीं पहुँचा था। अब तक वो अरमान के घर में ही क्लोज डोर ट्रेनिंग में बिजी था। आहान ने इस वक्त अपना दिमाग शांत कर लिया था। उसने अपने दिमाग में ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर के कुछ और मूव्स सोचने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर वो कुछ और मूव्स प्रिपेयर कर लेगा तो उसकी स्ट्रेंथ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं अपनी लिमिट पर पहुंच गया हूं, पर अब मुझे लग रहा है जैसे मेरी स्ट्रेंथ अब राइज हो रही है, पर इसकी ग्रोथ बहुत धीमी है। कुछ तो मिसिंग है, पर क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे कन्वर्टिंग फोर्स में पहुँचने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है, आहान ने मन में सोचा। हर बार की तरह इस बार भी वो लॉन में बैठा हुआ था और अपनी ब्रीदिंग तकनीक प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक से आहान का फ़ोन बजा। फ़ोन की वजह से आहान की ब्रीदिंग इंटरप्ट हो गई। जब आहान ने देखा तब कॉल प्रतीक का था। बार वाले किस्से के बाद गोपाल प्रतीक को मनाली से वापस ले गए थे। हेलो ब्रदर, तुम कहाँ पर हो? अभी भी मनाली में ही हो ना? प्रतीक ने पूछा। हाँ, मैं मनाली में ही हूँ। तुम्हें फिर से मनाली घूमना है क्या? आहान ने पूछा। प्रतीक की आवाज़ सुनते ही उसे बार वाला दिन याद आ गया और वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। दैट्स गुड। जाकिर सर ने बोला था कि जो फाइट के लिए जा रहे हैं वो मनाली में है। मेरा इंतज़ार करना, मैं भी चलूँगा, प्रतीक ने कहा। जैसे ही प्रतीक ने अपनी बात पूरी की, अचानक से वो चिल्लाया, आउच। उसके पीछे गोपाल था, जिसने हमेशा की तरह उसके सिर पर मारा था। तुम आहान से बात कर रहे हो ना? गोपाल ने कहा। इससे पहले प्रतीक कुछ कह पाता, गोपाल ने अपनी बात कंटिन्यू की। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम प्रतीक को फिर से वैसी जगह पर लेकर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गोपाल ने कहा। वो जिस वॉइस में बोल रहा था, आहान को सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। गोपाल सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, आहान ने कहा। आहान गोपाल की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वो गोपाल के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। आहान के इतना कहने के बाद गोपाल को कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने कहा, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट जाकिर सर, फिरोज और अरमान से कर दूंगा, फिर वही तुम्हें हैंडल करेंगे। इतना कहने के बाद गोपाल ने फ़ोन काट दिया। गोपाल सर, प्रतीक ने इरिटेशन में कहा। इतना बोलते ही प्रतीक को 3 थप्पड़ और पड़े। क्या हुआ, गोपाल ने कहा। इस फाइट के बाद मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तब ना मैं आपसे अच्छे से अपना बदला लूँगा, मैं आपकी जान ही ले लूँगा, प्रतीक ने कहा। अभी की जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो तुम मुझ कुछ नहीं कर पाओगे। उसके अलावा आहान भी सबकी आंखों का कांटा बना हुआ है। वो हमारी साइड से फाइट करेगा। पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा। आहान और तुम सब यह चीज़ें कैसे हैंडल करोगे, गोपाल ने मायूस होते हुए कहा।
गोपाल ने प्रतीक की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उधर अहान थोड़ा हैरान था। आज प्रतीक ने कहा था कि वह उसके साथ चलेगा और कुछ दिन पहले जिनेश और निर्वाण ने भी फ़ोन पर यही बात कही थी। अहान नहीं जानता था कि दिव्यांश के साथ फाइट करने के बाद उन तीनों ने अहान को अपना आइडल मान लिया था। इसके अलावा वो 4 एक ही टीम से फाइट करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अहान को अपना लीडर बनाया था। अहान ने इस बात को अवॉइड किया और कुछ देर और ट्रेनिंग करने के बाद किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला गया। एक बार फिर से अहान का फ़ोन बजने लगा। इस बार फ़ोन अननोन नंबर से था और अहान नहीं जानता था कि उसे किसने कॉल किया था। वैसे भी कुछ दिनों से उसके पास बैक टू बैक बहुत कॉल्स आ रहे थे। हेलो, अहान ने कहा। हेलो अहान, आप कैसे हो? सामने से एक बहुत मीठी आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही अहान पहचान गया कि यह कॉल डायना का था। अहान कुछ वक्त पहले ही इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस डायना से मिला था। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अहान ने पूछा। उसे डायना को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ बताना ज़रूरी नहीं लगा। मैं ठीक हूँ, दरअसल मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आएँ, डायना ने कहा। अहान की बेचैनी का कारण उसकी रुकी हुई ग्रोथ है। वो कुछ दिनों से अपने अंदर कोई चेंजेस फील नहीं कर पा रहा है। अरमान उसे समझाता है कि उसकी बॉडी अलग होती है और शायद वो अपनी स्ट्रेंथ के पीक पर पहुंच गया है। उसके बाद अरमान उसे जेनेटिक्स पिल्स के बारे में बताता है जो इस बार फाइट में विनर को मिलेगी। अहान के पास डायना का कॉल आता है जो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। अहान, मैंने तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। अगर तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, डायना ने हिचकिचाते हुए कहा। श्योर, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो मुझे पार्टी का वेन्यू और डेट बता दो, अहान ने कहा। व्हाट, रियली? आप मान गए? इट इज़ सो अमेजिंग, डायना खुशी के मारे उछलने लगी। द डे आफ्टर टुमारो एट 8 PM एंड द वेन्यू इज़ द टावर ऑफ लंदन, डायना ने कहा। ओके, अहान ने कहा। उसके बाद कुछ सेकंड्स इंतज़ार करने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। इसके बाद अहान जाकिर को कॉल करता है। अहान का कॉल देखकर जाकिर समझ जाता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी होगी, वरना अहान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी को कॉल करे। हाँ अहान, बोलो, जाकिर ने कहा। जाकिर सर, आपने प्रतीक से कहा था कि हम वेटिकन सिटी साथ चलेंगे, पर क्या मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊँगा, प्लीज़ मुझे अलाउ कर दीजिए, अहान ने हड़बड़ाते हुए कहा। हमारे साथ नहीं चल सकते? क्यों, तुम्हें और क्या काम है? अहान की रिक्वेस्ट सुनकर जाकिर हैरान हो गए थे। दरअसल मैं पहले लंदन जाना चाहता हूँ, अहान ने कहा। अहान घबराया हुआ था क्योंकि वो जानता था कि यह बात सुनकर जाकिर उस पर गुस्सा ज़रूर करेंगे। अहान, इतने क्रूशियल मोमेंट पर तुम अकेले लंदन क्यों जाना चाहते हो? जाकिर ने पूछा। वो मार्शल आर्ट अलायंस से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो अंदर की बात जानता था। वो जानता था कि अहान के लिए अकेले कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है। अहान ने अपने बहुत दुश्मन बनाए थे और वो सब बस अहान को मारने का मौका ढूंढ रहे थे। अहान, तुम जानते हो ना, इस वक्त तुम्हारे दुश्मन बहुत बस तुम्हारी एक गलती का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम अकेले कहीं भी गए तो तुम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, जाकिर ने अहान से कहा। उन्होंने अहान को सारे प्रोस एंड कॉन्स बताए ताकि अहान समझ सके कि उसे क्या करना है। जाकिर सर, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई और टाइम होता तो खतरे की बात थी, इस वक्त तो मुझे खतरा सबसे कम है, अहान ने कहा। अहान की बात सुनकर जाकिर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अहान क्या कहना चाह रहा था। अहान जाकिर का कन्फ्यूज़न समझ गया था, इसलिए उसने अपनी बात कंटिन्यू की। जाकिर सर, अरमान सर ने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं और वैसे ही मेरे भी बहुत सारे दुश्मन हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है और सब यह जानते हैं। अगर फाइट से पहले मुझे उनमें से किसी ने मारने की कोशिश की तो सब यही सोचेंगे कि उन्हें फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसे में उनकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए जितना मेरा मानना है कोई भी मुझ पर इस वक्त तो अटैक नहीं करेगा, अहान ने कहा। तुम्हारी बात तो सही है, जाकिर ने कहा। मुझ पर अटैक न होने के 2 कारण हैं। पहला यह है कि अगर ऐसा हुआ तो लोग सोचेंगे कि वो लोग डर गए कि वो मुझसे फाइट में जीत नहीं सकते, और दूसरा यह कि अगर इतने इंपॉर्टेंट कंपटीशन से पहले अगर मुझे कुछ हो गया तो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस भी चुप नहीं बैठेगी। आखिर मैं सिलेक्टेड फाइटर हूँ, अहान ने कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही और एनालिसिस भी रीजनेबल है, पर किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। यह ज़िंदगी और मौत का मामला है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, जाकिर ने कहा।
जाकिर सर, आप बेफिक्र रहिए, वो लोग आपस में हाथ मिलाकर मुझे मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर अभी नहीं, शायद मैच ख़त्म होने के बाद या फिर मैच के दौरान वो कुछ ऐसा करेंगे। अहान ने फिर से कहा। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन दोनों था। ठीक है, तुम जाओ, पर अपना ख्याल रखना, जाकिर ने कहा। वो जान गए थे कि अहान अपना मन बना चुका है और अब वो किसी भी तरह उसे मना कर ही रहेगा, इसलिए जाकिर अहान की बात मान गया। यस, थैंक यू सर, थैंक यू जाकिर सर, अहान ने कहा और फ़ोन रख दिया। अहान जल्दी से तैयार हुआ और उसने लंदन पहुंचने की सारी अरेंजमेंट्स की। उसे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली, इसलिए उसे दुबई में ले ओवर करना था। इस टाइम तक मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सबको पता चल गया था कि अहान इंडिया से निकल गया है। इस खबर से सब बहुत हैरान हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने क्रूशियल टाइम पर अहान अकेले ट्रैवल करेगा। सब जानते थे कि अहान के बहुत सारे दुश्मन हैं। सब इस वक्त अहान की ब्रेवरी को एडमायर कर रहे थे। अहान की फ़्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। उसके पास अभी 4 घंटे का वक्त था, इसलिए वो एयरपोर्ट पर नहीं रुका और बाहर निकल गया। अहान ने पहले कुछ खाया और फिर आसपास घूमने लगा। 8 बजे के आसपास अहान वापस सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर आया। अचानक से वहाँ पर स्विफ्ट मूवमेंट्स होने लगी। लोगों का एक ग्रुप वहाँ आया। वो लोग दुबई के नहीं थे, बल्कि अमेरिका या यूरोप के लग रहे थे। उनमें से जो लड़का सबसे आगे चल रहा था, उसने सूट पहना हुआ था और उसके माथे पर सिकन थी। उसके पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, उसने भी प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था। वो लड़का बहुत स्पीड से चल रहा था और लड़की उसकी स्पीड को मैचअप करने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों के पीछे कुछ आदमी और थे जिन्होंने सेम यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो सब शायद उससे आगे चल रहे लड़के के बॉडीगार्ड थे। स्टूपिड फूल्स, व्हाट डू दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स। हमने पहले ही सारी बात कर ली थी, पर अब वो डील से पीछे हट रहे हैं। दिस इज़ सो अनफेयर एंड नॉट डन, उस लड़के ने कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कर्स भी कर रहा था। जेम्स सर, आप सही बोल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ समवन कैन नॉट कीप देयर वर्ड्स। उसके साथ जो लड़की थी उसने कहा। उस लड़की का नाम सूसन था और वो जेम्स की पर्सनल असिस्टेंट थी। जेम्स एक लंदन की कंपनी का सीईओ था। वो दुबई ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बात करने आया था। वो यहाँ पहले भी आ चुका था और इस बार डील फाइनल करने आया था, पर यहाँ के ऑफिशियल्स ने रेट बढ़ा दिया था, इसलिए उसने डील कैंसिल कर दी। इस वजह से जेम्स बहुत गुस्से में था। इडियट्स, अगर मुझे लंदन पहुंचकर प्रिंसेस डायना की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करनी होती तो मैं उनसे अच्छे से डील करता, जेम्स ने कहा। दैट्स राइट, वो ऐसे कैसे बिना कंसल्ट किए प्राइसेस इतना बढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर वो बाद में बहुत पछताएंगे, सूजन ने कहा। जेम्स की डील जिनके साथ होने वाली थी वो दुबई की रॉयल फैमिली थी, फिर भी सूजन को लग रहा था कि वो लोग बाद में पछताएंगे। वहीं जेम्स की आइडेंटिटी सिर्फ सीईओ की ही नहीं थी, बल्कि वो भी लंदन की एक जानी मानी फैमिली का सक्सेसर था। उनका वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी बहुत इंटरफियरेंस था और साथ ही उनके रॉयल फैमिली से भी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अहान इन लोगों की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने एक भी बात मिस नहीं की थी। वो यह सुनकर हैरान था कि वो लंदन से है। दूसरी बात जिसने उसको और भी ज़्यादा हैरान किया था वो यह थी कि वो डायना के बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। हे, व्हाट आर यू स्टार्टिंग एट? जब जेम्स ने देखा कि अहान उनकी बातें सुन रहा है, तब उसने गुस्से में कहा। डील को लेकर वो पहले से परेशान और गुस्सा था और अब अहान को उनकी बातें सुनता देख उसे और गुस्सा आ गया। जेम्स की बात सुनकर सबका ध्यान अहान की तरफ गया। सूसन और वो बॉडीगार्ड सब अहान को देख रहे थे। जैसे ही सूसन ने अहान को देखा, उसे लगा जैसे उसने पहले अहान को कहीं देखा है, पर वो याद नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे कहाँ देखा है। वो बॉडीगार्ड भी अहान को घूर रहे थे और उन्होंने एक कदम आगे ले लिया था। अहान का उन लोगों से उलझने का कोई इरादा नहीं था, पर जब बिना बात के वो गुस्सा दिखाने लगे तब अहान ने भी एक लुक दिखाया। उसे नहीं लगा कि सिर्फ उनकी बातें सुन लेने की वजह से वो इतना ऑफेंड हो जाएंगे। अहान का अटेंशन उन्होंने सिर्फ डायना की वजह से अट्रैक्ट किया। सर, लेट इट बी, हमें प्रिंसेस डायना की बर्थडे पार्टी में पहुंचना है। इस वक्त हमें ऐसे लोगों के साथ हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स हरी अप एंड गो, सूजन ने कहा। वो याद नहीं कर पा रही थी कि उसने अहान को कहाँ देखा था, इसलिए उसको टालना ही बेस्ट ऑप्शन था। हाँ, यू आर राइट, वी शुड लीव, जेम्स ने कहा। डायना का नाम सुनते ही उसके चेहरे के आगे डायना का खूबसूरत चेहरा आ गया और वो अपनी परेशानी भूल गया। उसके लिए किसी डील या फिर अहान से लड़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायना की बर्थडे पार्टी में पहुंचना था। जेम्स सूजन और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। जब अहान उन्हें वहां से जाते हुए देख रहा था,
तब अहान का फ़ोन बजने लगा। डायना ने अहान को वीडियो कॉल किया था। वो इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी और अहान से बात कर रही थी। हेलो अहान, डायना ने कहा। हेलो, अहान ने कहा। अहान ने एक बार भी स्क्रीन पर नहीं देखा था क्योंकि वो डायना को इस तरह नहीं देखना चाहता था। आप अभी दुबई एयरपोर्ट पर हो ना? डायना ने पूछा। हाँ, मैं अब लंदन के लिए फ़्लाइट में बैठने वाला हूँ, अहान ने कहा। ओके ओके, कैच द फ्लाइट एंड कम सून, आल्सो बी केयरफुल, डायना ने कहा। यस, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, अहान ने कहा। मुझे तो यह सोचकर ही नींद आ रही है कि कल मेरी बर्थडे पार्टी में आप भी मेरे साथ होंगे, डायना ने मुस्कुराते हुए कहा। डोंट थिंक अबाउट इट एंड हैव ए गुड रेस्ट, सी यू टुमारो, अहान ने कहा। ओके माय डियर अहान, डायना ने कहा और 2 सेकंड अहान को देखने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। डायना जिस तरह से अहान से बात कर रही थी, कोई भी बता सकता था कि वो अहान को कितना पसंद करती थी। अहान भी यह बात जानता था। अहान जब प्लेन बोर्ड करने के लिए तैयार हुआ तब उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर रहा था। उसने आसपास देखा तब उसे सूसन नज़र आई जो लगातार उसे घूर रही थी और सोच रही थी, कहाँ देखा है मैंने इस लड़के को। अहान ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ से आगे बढ़ गया। जब तक सूसन को याद आता कि उसने अहान को कहाँ देखा था तब तक अहान का प्लेन बोर्ड कर चुका था। प्लेन टाइम पर लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरपोर्ट पर इस वक्त बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस और इंटेलिजेंस टीम के ऑफिशियल्स थे। उनका काम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और मॉनिटर करना था और नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना था। इन लोगों के पास अहान के लंदन आने की खबर पहुंच गई थी। इन्होंने अहान के बारे में कुछ सुना था, इसलिए इनके मन में अहान को लेकर डर था। वो नहीं चाहते थे कि अहान यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इन लोगों के बीच में एक आदमी और होता है जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, पर वो उनसे अलग खड़ा होता है। वो डायना का बॉडीगार्ड होता है जो अहान को एयरपोर्ट पिक करने आया है। जब कैबिन डोर खुला और अहान बाहर निकला तब उसने एयरपोर्ट पर नज़र घुमाई। उसने देखा कि डायना का बॉडीगार्ड वहाँ खड़ा था। वो उसके बॉडीगार्ड को अच्छे से पहचानता था। जैसे ही बॉडीगार्ड ने अहान को देखा उसने कहा, मिस्टर अहान, इट इज़ गुड टू सी यू अगेन, वेलकम टू लंदन। थैंक यू पाउल, अहान ने स्माइल करते हुए कहा। मिस्टर अहान, प्रिंसेस आज रात की पार्टी की प्रिपरेशन को लेकर बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ पाई। होप यू डोंट माइंड, पॉल ने कहा। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, शी हैज़ अदर थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, अहान ने कहा। वो जानता था कि डायना लंदन में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और अगर वो यहाँ एयरपोर्ट पर आती है तो सब बहुत बातें बनाएंगे और यह एक नेशनल न्यूज़ बन जाती। मिस्टर अहान, मैं जानता हूँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पर आपकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए डिपार्टमेंट ने कुछ लोग भेजे हैं। आई होप यू वॉन्ट माइंड, पॉल ने कहा। श्योर, नो प्रॉब्लम, अहान ने कहा। यह बात सुनकर पॉल ने चैन की सांस ली। वो पहले घबरा रहा था कि कहीं अहान ऑफेंड ना हो जाए। वो अहान के पावर और कारनामों के बारे में अच्छे से जानता था। इसके बाद पॉल ने कार बुलाई और दोनों उसमें बैठ गए। पॉल वहाँ पर अहान को प्रोटेक्ट करने आया था। जब पॉल ने आसपास देखा तब उसने देखा कि 3 फोर्सेज थी जो उनका पीछा कर रही थी। वो फोर्सेज इस तरह पीछा कर रही थी कि किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर कोई बात ध्यान से देखे तो ही समझ आ सकता था कि उनका पीछा किया जा रहा है। यह सब देखने के बाद पॉल ने अहान की तरफ देखा। अहान का कोई रिएक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अहान ने कुछ देखा ही नहीं था। भले ही अहान ने जताया नहीं था, पर पॉल जानता था कि अहान ने सब नोटिस कर लिया है। क्या हुआ? पॉल को बेचैन देख अहान ने पूछा। अहान, कुछ नहीं, पॉल ने कहा। चिंता मत करो, कोई भी अटैक नहीं करेगा। अगर किसी ने अटैक किया तो फिर वो बचेगा नहीं। इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है और वो लोग ऐसा नहीं चाहेंगे, अहान ने कहा। आई थिंक यू आर राइट, पॉल ने कहा। अहान ने जो कहा वो सच था। कोई भी अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाकर अपने दुश्मन पर अटैक करने के बारे में नहीं सोचेगा। जब अहान होटल पहुंच गया तब उसके पीछे जो फोर्सेज आ रही थी उन्होंने अपने लीडर को कॉल किया। सर, अहान के साथ रॉयल फैमिली का बॉडीगार्ड पॉल और कुछ और सिक्योरिटी गार्ड हैं। उन्होंने अभी होटल में चेक इन किया है। प्लीज़ गिव योर इंस्ट्रक्शंस, एक ऑफिशियल ने कहा। कीप एन आई ऑन हिम, डोंट एक्ट और डू एनीथिंग रैशली, लीडर ने कहा। इस वक्त वो अहान पर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अहान रिसेप्शन पर आया और उसने होटल में चेक इन किया। उसकी सेफ्टी के लिए लोग अभी भी वहीं खड़े थे और वहाँ से नहीं गए थे। होटल के सामने वाली बिल्डिंग में 2 जाने पहचाने लोग थे। यह 2 लोग कोई और नहीं बल्कि विलियम और एल्विन थे। वेटिकन सिटी जाने से पहले वो दोनों भी लंदन आए थे।
एल्विन ने अभी भी अपना प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था और उसने विलियम को एक इन्फॉर्मेशन पास की। सर, अहान रायजादा इज़ इन लंदन राइट नाउ। ही इज़ लिविंग इन द होटल अक्रॉस। वी हैव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एल्विन ने कहा। ओके, टेल मी मोर, विलियम ने कहा। सिंस द टाइम अहान हैज़ डिबोर्डेड द प्लेन 3 फोर्सेज हैव बीन फॉलोइंग हिम, एल्विन ने कहा। पर इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, विलियम ने कहा। और यह 3 फोर्सेज हैं, द माफिया, ग्रीन फ्लड ग्रुप एंड कंसेलमेंट ग्रुप। यस सर, पर जो स्ट्रेंज बात है वो यह है कि किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। वो लोग बस आहान को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से इन तीनों फोर्सेज के साथ कोई एक्सपर्ट नहीं है, एल्विन ने कहा। सर, मुझे लगता है कि आहान से डील करना आसान नहीं है। इन तीनों ने अपना कोई एक्सपर्ट नहीं भेजा है। इसका मतलब यह है कि वो आहान को मारना नहीं चाहते हैं या फिर शायद लंदन में नहीं मारना चाहते हैं। आई थिंक इट इज़ अबनॉर्मल, एल्विन ने कुछ सोचने के बाद कहा। हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल, विलियम ने कैजुअली कहा। आहान अब इंडिया को ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में कोई भी आहान पर अटैक नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो इंडिया और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस दोनों ही बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर अटैक करने वाले उनके दुश्मन बन जाएंगे और फाइट से पहले यह सब होना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, विलियम ने एल्विन को समझाया। ओह, एल्विन ने कहा। एक बात और, इस कंपटीशन में इन फोर्सेज के सक्सेसर और डिसिपल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने आहान पर अटैक किया तो उनके डिसिपल्स और सक्सेसर्स के लिए खतरा बढ़ जाएगा। दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज आहान, विलियम ने कहा। पर मुझे लगता है फाइट के बाद यह लोग आहान पर अटैक ज़रूर करेंगे और शायद एक साथ मिलकर अटैक करें। ऐसे में आहान के लिए फ़ाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विलियम डार्क काउंसिल का मेंबर था, इसलिए उसका इंटेलिजेंस और सिचुएशन एनालिसिस बहुत अच्छा था। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के साथ उसने सिचुएशन को एक्यूरेटली एनालाइज कर लिया था। सर, आप तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप आहान को आसानी से मार सकते हैं, एल्विन ने विलियम को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा। ओह, दैट्स ट्रू, आई कांट वेट टू किल दिस आहान रायजादा, विलियम ने कहा और खिड़की से बाहर आहान के होटल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आहान को मारने के लिए किलिंग इंटेंट साफ नज़र आ रहा था। सर, एल्विन ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विलियम आहान को अभी ही मार देगा। डोंट वरी, अभी सही वक्त नहीं है। मैं फ़ाइट के दौरान आहान को मारूंगा ताकि फिर सबका ध्यान मुझ पर और मेरी स्ट्रेंथ पर हो, विलियम ने कहा। विलियम की बात करने की टोन बहुत एरोगेंट और कॉन्फिडेंट थी। लंदन का मौसम बहुत अजीब था। कभी तो वहाँ धूप होती थी तो कभी बारिश हो जाती थी। उधर कार में बैठे जेम्स ने सूसन से कहा, जब हम प्लेन से उतरे थे तब तो यहाँ धूप थी और अब बारिश जैसा मौसम हो गया है। जेम्स को मौसम के बदलने की वजह से बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी। सूसन उसके पास ही बैठी हुई थी पर उसने कुछ नहीं कहा। सूसन, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वापस चली जाओ, जेम्स ने कहा। सूसन सिर्फ जेम्स की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। बिजनेस ट्रिप से आने के बाद दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, पर आज जेम्स ने उसे वापस जाने के लिए कह दिया था। वो जानती थी कि आज उसका टारगेट प्रिंसेस डायना है। सूजन को इस बात से बहुत डर लग रहा था और बुरा लग रहा था कि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर उसने इस बात को जेम्स को के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप कार से उतरी और अपनी कार में जाकर बैठ गई। सूजन हर वक्त बहुत डरा हुआ और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर यह सब आहान को देखने के बाद हो रहा था। इस वक्त आहान सोफे पर लेटा हुआ था और डायना से बात कर रहा था। आहान, आई एम वेरी सॉरी, मुझे अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है, इसलिए मैं आपसे मिलने अभी नहीं आ सकती। इट्स ए रॉयल फॉर्मेलिटी, डायना ने मुंह बनाते हुए कहा। इस वक्त उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आहान जब से लैंड हुआ था तब से डायना उससे मिलना चाहती थी, पर उसकी आइडेंटिटी बहुत स्पेशल थी, इसलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इट्स ओके डायना, सी यू एट द पार्टी टुनाइट, आहान ने कहा। वो जानता था कि डायना आज की पार्टी का मेन अट्रैक्शन थी, इसलिए उसका बिजी होना बहुत नॉर्मल बात थी। यस, यू शुड आल्सो रेस्ट नाउ, आई एम श्योर प्लेन में बैठे बैठे आप भी बहुत थक गए होंगे, डायना ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखने के बाद आहान बैठ गया और शावर लेने के लिए तैयार हुआ। तभी उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। जब उसने कॉलर का नाम देखा तब कॉल रक्षित का था। हेलो, आहान ने फ़ोन उठाकर कहा। हेलो आहान,
तुमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें मेल कर दी है। डॉक्यूमेंट में उन सब फाइटर्स के नाम हैं जो ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। जब तुम फ्री हो तब देख लेना, रक्षित ने सीधा कहा। इंडिया से निकलने से पहले आहान ने रक्षित से सब पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। एक बार उसके पास उनकी इन्फॉर्मेशन होगी तब उसके लिए फ़ाइट करना आसान होगा। भले ही आहान बहुत स्ट्रॉन्ग था पर फिर भी वो अपने अपोनेंट को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता था। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, आहान ने कहा और अपने बैकअप से अपना लैपटॉप निकालने लगा। आहान, रक्षित बोलते बोलते चुप हो गया। रक्षित, तुम्हें जो बोलना है खुलकर बोलो, आहान ने कहा। वो जानता था कि रक्षित कुछ बात करने के हिचकिचा रहा है। आहान, मैं तुम्हें कुछ अच्छे से समझाना चाहता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर यह कंपटीशन बाकी फाइट से अलग है। तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना, रक्षित ने कहा। मैं अपना ध्यान रखूँगा, आहान ने रक्षित को एश्योर करते हुए कहा। इसके बाद आहान ने फ़ोन रख दिया और अपना मेल बॉक्स चेक करने लगा। डॉक्यूमेंट के हिसाब से 64 पार्टिसिपेंट्स इन फाइट में हिस्सा लेने वाले थे। पहले हर कंट्री से सिर्फ एक ही फाइटर आने वाला था, पर बाद में जब इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस को लगा कि यह नंबर बहुत कम है, तब उन्होंने एक की जगह 4 स्लॉट कर दिए। आहान ने पहला पेज खोला तो उसमें एक आदमी और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी। इस आदमी का नाम आर्थर था और उसकी फ़ोटो बहुत इंटिमिडिएटिंग थी। अगले पेज पर चांग की इन्फॉर्मेशन और फ़ोटो थी। चांग चाइनीज़ था और उसकी बॉडी बहुत हैवी बिल्ड थी। इसके बाद डैनी की फ़ोटो और इन्फॉर्मेशन थी। आहान जैसे जैसे डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था उसे आहान एहसास हो रहा था कि रक्षित ने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से कंपाइल की है। उसमें उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन थी जिन्होंने अरमान को मारा था। रक्षित इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेट, आहान ने खुद से मन में कहा। वो आहान का कैरेक्टर अच्छे से जानता था, इसलिए उसने इन्फॉर्मेशन कंपाइल करने में बहुत मेहनत की थी। विलियम, आहान ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, पर यह नाम पढ़ते ही आहान को बहुत अजीब सा फील हुआ। विलियम बाकी पार्टिसिपेंट से अलग था। फाइल में उसकी कोई फ़ोटो नहीं थी, बल्कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन था। फाइल में विलियम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसने किसके साथ ट्रेनिंग करनी शुरू की थी से लेकर अब वो किसके साथ ट्रेन कर रहा था। डार्क काउंसिल ने विलियम को नर्चर करने के लिए बहुत पैसा, टाइम और एफर्ट लगाया था। विलियम की इन्फॉर्मेशन के नीचे रक्षित की तरफ से एक रिमार्क भी था। आहान, मैं जानता हूँ विलियम और तुम दुश्मन हो और तुम उसे आसानी से जाने नहीं दोगे, पर ध्यान रखना विलियम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा केयरफुल रहना ज़रूरी है। रक्षित ने विलियम की इन्फॉर्मेशन के नीचे ये रिमार्क क्यों लिखा था?